सभी शाम को रात को सुबह को 1-2 घंटा अपने साथ बैठें। दिन भर क्या चर्चा की, मुझ तक क्या पहुंचा, पहले क्या सोच रहा था, क्या नया आया, कहाँ कन्फ्लिक्ट है, कितना प्रैक्टिसेबल है, सारी बातों को सोचेंगे तो अपना थॉट प्रोसेस में थोड़ी आगे बढ़ेंगे। जी माइक आगे, माइक लीजिए, माइक कीजिए बस। जी भैया जी, परसों ये समझ आया था मेरे को कि अभ्यास दर्शन की क्यों पड़ी हमको, कि ईश्वरवाद से हमको समझ नहीं आई चीज़ें, ये भौतिकवाद से भी नहीं समझ आई। मेरी खुद की एक डिलेमा था मेरे को, जैसे भैया मैं बता दूँ, मैं बहुत फ्रैंक हूँगी। 6 साल पहले अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी, बच्चों के साथ या माँ के साथ रहने लगी। मेरी बनती नहीं थी उनके साथ, मेरी बनती नहीं थी उनके साथ, तो दोनों नाखुश थे। तो मैंने कहा कि ऐसे जीने का फायदा नहीं है, और मैं बहुत डर के बहुत सहमी रहती थी उनके साथ, उनको हाथ उठाने की बहुत आदत थी। तो तब फिर मतलब वहाँ से निकलने के बाद एक अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि जीवन साथी की भी जरूरत होती है, और उससे बहुत जूझना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो जैसे मेरी बहन कहती थी कि ईशु पाठ कर रहे थे, अब मेरे को लगता था कि क्या यार यही रह गया, क्या पाठ कर रहे हैं, कितना पाठ करेगा इंसान। और दूसरा फिर भौतिकवाद में, मटीरियलिज्म में, वो तो मेरे को पता ही है कि मेरे को सामान से खुशी नहीं मिलती है। तो ये अभी एक ये नया रास्ता एक दिखाया कि आज तक तो हमको किसी ने समझाया ही नहीं कि मानव होना है क्या, कि मानव ने क्या करना चाहिए, क्या हमको मतलब क्या मौका मिल रहा है कि सीखना है कि भाई जिंदगी कैसे जीनी है। ये आज तक हमको किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल में हमने नहीं सीखी लाइफ स्किल्स क्या है, बात कैसे करना, किस तरीके से करना। यहाँ जीवन व्यवस्था के जीवन विद्या के लोगों से जुड़ी तो सबसे पहली बात तो वो बात ही इतनी सुंदर तरीके से करते हैं, बेटा जी, दीदी, भैया, ऐसे करके जो बात करते हैं वो इतना उसमें प्रेम उमड़ता है। तो मतलब एक ऐसे लगने लगा कि ये अगर मैंने पहले सीखा होता तो मेरी शादी कल की होती, अपने घर में होती। और दूसरा फिर भैया एक कल ये समझ में आया, इतनी आपने चर्चा की तो ये लगा कि हाँ जी, मेरे को तो यही नहीं पता कि जीना क्यों है। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्यों जीना, यही समझ में आ गया तो मैं सही तरीके सही रास्ता पकड़ूंगी। जब जाना ही कहाँ है यही नहीं पता, लक्ष्य नहीं पता तो जाऊँगा। मेरी कंफ्यूजन थी, टोटल कंफ्यूजन थी। मैं सोचती थी किसको पूछूं, कहाँ मोड़ूं, किसको पूछूं, किसी के पास जवाब नहीं। तो मेरे को बहुत शांति मिली है। थैंक यू। हाँ जी, और बोलिए। ये बस ये ऐसा बाहर ये बाकी लोग बस तेज के नीचे वालों, रायपुर वालों बता दो। नमस्ते। कल के इसमें मेरा नाम ललित है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कल के सेशन में ये समझ में आया कि हमारी योग्यता कितनी है। तो पहले तो योग्यता बढ़ाने का कल समझ में आया, और किसी चीज़ से मैं कैसे प्रभावित होता हूँ ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ, और कैसे मैं दूसरों को प्रभावित करता हूँ तो ये क्लियर हुआ मुझे कल।
देखो इतना दिखने लगता है तो फिर वो नहीं कर सकते जो आज तक कर रहे थे, कुछ तो उसमें कन्फ्लिक्ट होने लगती। आदमी के पास ना विचार बहुत बड़ी ताकत है। ये विचार की ताकत जिंदगी को समझने में लग पाए, और ये विचार की ताकत ज़्यादा खाना पीना वगैरह, भाई थोड़ा बच्चों को दो। विचार की ताकत जिंदगी में लग जाए, जिंदगी के लिए लग जाए तो अलग जिंदगी मुश्किल नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सर्वेश है, मैं भी यवतमाल का ही रहने वाला हूँ। कल मुझे दो चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ आई। पहले तो ये कि हमें घटनाओं को किस तरह देखना है और घटनाएं हमारे ऊपर क्या परिवर्तन ला सकती है, और दूसरी चीज़ मैं ये समझा कि जो चीज़ें हमें जिंदा रखती है वो हमें जीना नहीं सिखा सकती। तो ये दो चीज़ें मुझे कल काफ़ी अच्छे से समझ। शुक्रिया। हाँ जी, और आगे दीजिए। आप सबको नमस्कार। कल का सेशन तो बहुत ही आई ओपनर था, और मैं एक ही बात कहूँगी कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मन में उठ रहे हैं और आंसर्स की भूख हो रही है बहुत, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी आंसर्स मिले। तो जैसे कैसे जीना है उसमें आई थिंक बहुत सारा खुलेगा आगे, लेकिन अब जानकारी की भूख बहुत बढ़ गई है। भूख अच्छी लगने से डाइजेशन अच्छा होता है। सवाल भूख गई। हाँ जी, और बोलिए। ये तुम कुड़केर नागपुर से। तो ये इतना समझ में क्या समझना एक्चुअली मुझे है, और एक्चुअली जीना मुझे परिवार में है। और कल की इसमें जो घटना तो घटने वाली है उससे तो समस्या होगी या समाधान, दो चीज मिल जाएगी। अगर समस्या है तो मुझे वो तो ये सीखना पड़ेगा, और समाधान हो अगर सब वो घटने से मुझे अगर सुख मिलता है तो मुझे वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा परिवार में, तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे। वो चीज जी, प्रॉब्लम है। हाँ जी। सर, कल का जो डिस्कशन हुआ उसमें ये समझ में आया कि मूल दो ही प्रश्न है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। और एक घर पर बचपन से एक सॉफ्टवेयर जैसा मान है कि झूठ बर्दाश्त नहीं करते। तो कल आपने जो एग्जांपल दिया कि ईमानदारी अपने आप में पर्याप्त चीज़ नहीं है। कभी गवर्नमेंट जॉब में टीचर हूँ तो हर बार बच्चों को पढ़ाना है, जो भी काम है उससे रिलेटेड, और बच्चे हमारे गरीब घरों से आते हैं ट्रैवल, तो हमको कभी कभी ट्रेनिंग में बोला जाता है डिपार्टमेंट में कि आप पेड सोशल वर्कर हो। तो वो अपना जो किरदार है वो बहुत ईमानदारी से निभाते हुए, तो आप तो ये सब जानते हैं, बहुत मतलब सिस्टम और जो सब ये है उसमें बहुत तकलीफ होती है। मतलब स्कूल बदलते रहना, ना डेकोरेशन करा देते हैं, कुछ भी आरोप लगा के। तो वो आपने जो एग्जांपल दिया था कल कि सब करके बैठ गए हो, और आपने जब उनको पूछा तो आप कैसा लगता है, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स थे या जिनके लिए उन्होंने किया था वो सब तो भ्रष्ट हो गए। तो वो भी एक बड़ा मेरे को एक मैसेज लगा कि ईमानदारी अपने आप में जितनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा और खोल कर ताकत है। देखो, ईमानदारी का एक मतलब है कि आपने जिस चीज़ को अच्छा माना, जैसे हम बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अच्छा मानते हैं और उसमें हम चल नहीं पाते, एप्रिशिएट करते हैं और हम नहीं चल पाते। कुछ लोगों में वो ताकत है कि वो जिस चीज़ को अच्छा मानते हैं फिर उस पर चलते हैं, तो जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी चुकाएंगे, तो उसके पास ताकत तो है। अब ये ताकत अभी इधर लगी है, कहीं और जाएगी ताकत तो यही रहने वाली है। इसलिए वो उंगलीमान टाइप जो एग्जाम्पल हैं डाकुओं के, वो अच्छे आदमी बने। सामान्य आदमी अच्छा बनता है तो वहाँ भी ऐसे नरम नरम सा ही रहता है, और इस टाइप का कोई आदमी बदल जाए, इंजन तो वही था 100 हॉर्स पावर का, और जिधर बोल दिया उधर वैसे ही चलेगा, वो दिशाहीनता में चलेगा उधर भी वैसे चल रहा था। तो जो ताकत है आदमी की वो फिर सही दिशा में लगेगी तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। ताकत को अप्रिशिएट करेंगे, पर ये पर्याप्त नहीं है, और क्या पर्याप्त है उसको समझेंगे। बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? बस पेमेंट तो ठीक नहीं, माल तो बहुत जाता है, पेमेंट वापस लौट के
पता नहीं। सभी को नमस्ते। भैया मेरा मोनाली है, मैं वर्धा से आई हूँ। कल के सेशन में मुझे ये समझ में आया कि जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। तो ये बहुत ही बढ़िया और बड़ी बात मुझे लगी। इस उम्र में आ जाए तो आगे की जिंदगी बच जाए। हाँ, नहीं तो पागल 20 साल इसी में लगने वाले हैं और तब तक आपके हार्ट पैट टूट के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर जीना समझ में आता है तभी मैं जीने पे ही फोकस करूँगी और अपनी ज़िंदगी और कैसे आसान और बेहतर बना सकती हूँ इसका प्रयास। हाँ, देखो ये बात ध्यान में आती है कि ये मानव की जो सारी अपेक्षाएं हैं उसको करने वाला मैं हूँ कि शरीर है। सम्मान की अपेक्षा है ना, तमाम जो भी अपेक्षाएं हैं, मानवीय अपेक्षाएं, इवन खाना खाने की अपेक्षा भी को पहचानने वाला मैं ही हूँ। शरीर खाना नहीं मांग रहा है। तो धीरे धीरे इन सारी बातों को समझेंगे। जहाँ ये सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है, एक बार वो जगह अपने को समझ में आने लगी तो जिंदगी मैंने कहा ना, कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा, हम बेकार स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ रास्ता नहीं है। हाँ जी, हाँ, माइक पीछे एक माइक, गुड, पीछे एक माइक दीजिए, एक माइक और था ये इनके पास अभी मुझे कल टीचर होने की एक बात बहुत अच्छी लगी। हम भी वैसे करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय को घर और घर को विद्यालय बनाना है और सभी माँ बाप को और समाज के सभी लोग विद्यार्थी बनने की आवश्यकता जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो सही अर्थों में टीचर बन सके। जो विद्यार्थी नहीं है वो टीचर भी है। और विद्यालय को घर बनाना बहुत जरूरी है आज के इसमें। बिल्कुल, बढ़िया, शुक्र। हाँ जी, पीछे। नमस्कार भैया जी, मैं मनोज कांगड़े यवतमाल में रहता हूँ। कल के पूरे सेशन में आपने जिस तरह से हम प्रभावित करने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, ये बात तो सही है और आज की सबसे बड़ी समस्या हुई है। और सब दुखों का मूल इस तरीके से आपने बताया। यवतमाल में कितने प्रतिशत लोग प्रभावित होने या प्रभावित करने के कार्यक्रम में लगे? मेरे ख्याल से 99 तो नहीं 100 ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभावित करने के लिए सब चीज़ों की तैयारी चालू है। सब सवेरे से लेकर शाम तक प्रभावित करना ही चाहते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि प्रभावित करने के लिए करना एक बात गलत है, लेकिन प्रभाव में रहना ये गलत है या सही है, इस पर थोड़ा सा किसी नेगेटिव प्रभाव में रहना गलत ही नहीं। नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिव के लिए तो वो होता ही है। तो है देखो, अभी भी देखने को ना गलत नहीं है। देखो, सूत्र ये कहता है कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। अब मैंने धन को ही महत्वपूर्ण माना है तो मैं किससे दोस्ती करूँ? अपने से अधिक पैसे वाले से। मैंने ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है तो मैं किससे मिलना चाहूँगा? अपने से अधिक ज्ञान वाले से। तो जिसने जिसको महत्वपूर्ण माना है वो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहेगा और उसी दिशा में आगे वाले लोगों के साथ मिलना चाहेगा और उनके जैसा होना चाहेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसा सॉफ्टवेयर है तो वैसा हार्डवेयर काम करता रहेगा। तो अभी भी हम आगे ही बढ़ना चाहते हैं। हमको लगता है धन से आगे बढ़ते हैं तो धन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमको लगता है पद से आगे बढ़ सकते हैं तो हम पद से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर आदमी के साथ ये सूत्र है कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ ही होता है। ये बिल्ट इन है। मोटिवेशन का सोर्स हर व्यक्ति के भीतर बिल्ट इन है। उसके बाद हमको मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने अपने मोटिवेशन को जगह जगह खत्म किया। नेचुरल मोटिवेशन सभी मानव में मौजूद है। उसका सूत्र इतना ही है कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। ये जो अधिक है, कितना, कब तक, कितना, उसको चर्चा करें। इसका मतलब है कि यदि मैंने माना है कि पैसा सुख है तो उससे अधिक पैसे की ओर जाऊंगा।
यदि मैं मानता हूँ कि पद सुख है तो उससे बड़े पद की ओर जाऊँगा, तो मेरे को गलत सही कोई भी तरीका अपनाना पड़े मैं उसको करूँगा, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो सफल होना चाहता हूँ। तो हम सब सफल होने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, सफलता की परिभाषा हमारे पास नहीं है, मानव की परिभाषा हमारे पास नहीं है, इसलिए अच्छी पत्नी की परिभाषा भी नहीं है और अच्छे पति की परिभाषा भी नहीं है और अच्छे पिता की परिभाषा भी नहीं है। हम परिवार में जूझ इसलिए रहे हैं कि हम अपने आप को अच्छा मानते हैं और हमारे घर के लोगों को अच्छा नहीं मानते, तो हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास मानव की समझ नहीं है, सफलता की समझ नहीं है, अच्छाई की समझ नहीं है, भलाई की समझ नहीं है। एक आदमी जो एक परिवार में अच्छाई मान रहा है, उसी के घर वाले झगड़ा कर रहे हैं, तुम फालतू काम कर रहे हो। क्योंकि अच्छाई की समझ हम सबकी एक होती तो हम किसी एक दिशा में चल रहे होते। मैं किसी को अच्छा मानता हूँ, आप उसको अच्छा नहीं मानते। तो हमारी कोई भी चीज़ की, मैंने कहा ना, जिंदगी से कोई भी शब्द उठाइए उसकी समझ हमारे पास नहीं है। समझ होती तो पेन के बारे में हमारी एक ही समझ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जिंदगी के बारे में नहीं। और विश्व विचार तर्क जो अभी तक हमारे धर्म के मस्तिष्क से आते हैं, हमारे हृदय से आती है, ऐसा नहीं। आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि ये चीज़ मस्तिष्क से नहीं आती है और हृदय से भी नहीं आती है। तो जरूर आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा ये आती कहाँ से, आती कहाँ से, तो वो जानने के लिए बहुत बेहतर होता है। बहुत धन्यवाद। गुड। तो बोलिए, बोलिए। मेरा नाम उमेश कुमार, मैं यवतमाल से हूँ। 7 दिन के इस जर्नी में 2 दिन का जर्नी तो बहुत शानदार है और कल शाम को जो दिशा मिली वो निश्चित रूप से उत्सुकताएं बढ़ी है। कल का एक टॉपिक मुझे अच्छा लगा जिसमें लिखा था कि जिंदा रहने के लिए स्किल की आवश्यकता है और जीने के लिए समाधान की आवश्यकता है। तो ये मानव का निश्चित रूप से लक्ष्य है कि वो समाधान पाना चाहता है। तो वही समाधान और समृद्धि हम परिवार में भी चाहते हैं और वही समाधान और समृद्धि हम समाज में भी चाहते हैं। समाज जो हो भय मुक्त रहना चाहिए, यही हमारा प्रयास है और यही सह अस्तित्व हमको नहीं समझता है, तुम समझो, तुम्हारा आवाज़ नहीं आया बस। किशोर बाबू देखो। हाँ जी, बोलिए। भयमुक्त समाज है सह अस्तित्व का आधार मुझे लगता है। और आखिरी में जो दिशा हमको मिल रही है, क्यों जीना है और कैसे जीना है, तो ये विषय जब आप समझा रहे थे तो आपने एक शिविर का जो आपका अनुभव हमें बताया, उसमें जो एक कमांडर या जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के पोषण के लिए हो रहा है या शोषण के लिए हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आज के समाज के परिक्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा 4-5 लोग गवर्नमेंट जॉब में लग गए। माइक बदल दीजिए। माइक नहीं हो सकता, उसके सामने माइक बदल के दीजिए। हम 4-5 दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें से हम सभी 4 लोग गवर्नमेंट जॉब में लग गए। एक ही दोस्त ऐसा था कि जिसने अपने प्राइवेट कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए और अभी अगर देखा जाए तो भौतिक रूप से वो सबसे प्रोग्रेसिव लगता है। भौतिक रूप से उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हमको लिमिटेशंस है। तो हम जब मिलते हैं तो मैंने उसको एक चीज़ ऐसे ही बताई थी कि बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में आके जिंदा रहना और जीना, इसको हम लोग साथ साथ कैसे कर सकते हैं। तो वो भौतिक रूप से अभी बहुत समृद्ध हो गया। तो मैंने उसको एक सिंपल सजेशन दिया था कि आप जो भी फीस लेते हो, क्योंकि 11th-12th की वो बहुत फीस लेता है, तो मैंने उसको कहा था कि हर साल आप ऐसे 5 बच्चों को पढ़ाओ जो पुअर फैमिली से और जो फीस पे नहीं कर सकते। तो उसने वो स्टार्ट कर दिया, मतलब जिंदा रहने में उसने जीना जोड़ दिया, ऐसा मुझे। ये भी जीना नहीं जोड़ा। ये क्या हो गया? संवेदनशीलता। अच्छी बात, एप्रिशिएबल है, लेकिन संज्ञानशीलता नहीं। तो इसी विषय में आगे बढ़ना। देखिए, आप लोगों ने वो कहावत सुनी थी, बंदर के हाथ में उसका चलता है क्या? चलता है?
क्या बोलते हैं मराठी में? ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बंदर के हाथ में उस तरह तो अच्छा बोलता समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बोल रहे थे कि जिंदा रहने के लिए स्किल की जरूरत है और जीने के लिए समाधान की, समझ की जरूरत है। अब स्किल को कंट्रोल करने वाला कौन है? स्किल का उपयोग सही होगा कि स्किल का दुरुपयोग होगा, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? तो समझ का मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है। और स्किल किस में आएगी? क्यों जीना है में आएगी, कैसे जीना में आएगी। कैसे जीना है में आएगी और क्यों जीना है वो पता नहीं है। तो ये बंदर के हाथ में उस तरह। अब इसके बावजूद भी कुछ लोग बेहतर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अपने परिवार की पृष्ठभूमि के कारण, अपने व्यक्तिगत संस्कार, अपनी जर्नी के कारण वो संवेदनशील। तो संवेदनशील आदमी कम से कम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि संवेदनशीलता का मतलब ही है कि दूसरे के दुख को अपना जैसा फील कर पाना। यदि मैं सामने वाले के दुख को अपना जैसा फील करता हूँ तो मैं उसको मदद करूंगा। हाँ, मेरी मदद करने की सीमा शरीर की सीमा तक है, क्योंकि उसके आगे का मटेरियल मेरे पास भी नहीं। तो मिनिमम संवेदनशील लोग अपने स्किल का दुरुपयोग कम से कम नहीं करेंगे। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन बढ़ रही है, हमारे बीच में संवेदनशीलता बढ़ रही है कि संवेदनहीनता बढ़ रही है? जोर से बोलो। संवेदनहीनता। तो धीरे धीरे अब स्किल का उपयोग किस दिशा में होगा आप सोच सकते हैं। तो कल जो आप बात कर रहे थे प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल, अब कुछ बचा ही नहीं। अब एक ही चीज अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि बिना समस्या में फंसे हमको समाधान की आवश्यकता भी नहीं रहती। ज्यादा पीड़ा जल्दी रहा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी पीड़ित हों। पीड़ा में जाएंगे तो आवश्यकता महसूस होगी, आवश्यकता महसूस होगी तो समझने के लिए मन लगाएंगे, नहीं तो आवश्यकता नहीं लगती। तो जिनका ठीक चल रहा है उनको लगता है हमारी जरूरत नहीं है ना। और जो फंस जाता है उसको बोलता है पहले मैं तो फंसा हुआ हूँ, फिर मैं कैसे जाऊँ। दोनों टाइप के लोग चल रहे हैं। लेकिन ये आवश्यकता बन जाए, किसी किसी की आवश्यकता बिना फंसे बन जाती है, ये आदमी का पुण्य है। उसको खुद ही को लगने लगता है कि अभी पर्याप्त नहीं है। चलो तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो कल हम यहाँ तक पहुँच गए कि मानव के पास दो ही प्रश्न हैं, है ना। जिज्ञासा और प्रश्न में क्या अंतर है? जिज्ञासा और प्रश्न, सुना दोनों? जिज्ञासा और प्रश्न में क्या अंतर है? कितने लोग टीचर हैं? हाथ खड़ा करें। टीचर लोग हाथ खड़ा करें। तो टीचर लोगों से उम्मीद है कि उनको पता होगा जिज्ञासा और प्रश्न में क्या अंतर है। बोलिए माइक फटाफट। जिज्ञासा उस बारे में होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो जानने के लिए उस बारे में जिज्ञासा होती है। और प्रश्न उस बारे में होता है जिस बारे में हमें पता होता है, उस बारे में हम सवाल खड़ा करते हैं। पता होता तो प्रश्न क्यों करेंगे? है उसमें प्रश्न तो भी कॉम्प्लीट है या फिर नहीं पता उसमें से कुछ बात थोड़ा कंफ्यूजन बेसिक है, कुछ पता नहीं। तो देखिए, एक टीचर होने के नाते आपको पता है कि जब आप पढ़ाते हो तो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन बैंक होता है। हाँ। ये क्वेश्चन बैंक किसके लिए? क्वेश्चन कौन करता है? टीचर करता है। क्यों करता है? जो पढ़ाया वो समझा है या नहीं, ये जानने के लिए। ये जानने के लिए। तो एग्जाम किसका है? बच्चों को। टीचर का। हाँ, टीचर। सही है। मैं समझा पाया कि नहीं? मैं समझा पाया कि नहीं,
इस बात को जांचने के लिए टीचर क्वेश्चन करता है, यदि स्टूडेंट ठीक आंसर दे पाता है तो टीचर पास हो जाता है, और यदि स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है तो टीचर फेल हो जाता है। इसलिए तो रोज आके मैं एग्जाम अपना देता हूँ, रोज सुबह यही पूछता हूँ कल की उपलब्धि क्या रही, आप बताते हो तो मेरे को एक तरह समझ में आता है, आप नहीं बताते हो तो आपके चेहरे आपकी आंखें देखता हूँ उसमें क्या है, उसमें कुछ तो मेरे को एक असेसमेंट आ जाता है कैसा करना है, आज कैसा करना है, तो फिर मैं ध्यान से और देता हूँ। तो जिज्ञासा का मतलब है जीने के अर्थ में आशा। जिज्ञासा का मतलब है जीने के अर्थ में आशा, जीने की आशा से भर के जब मैं प्रस्तुत होता हूँ तो विद्यार्थी जिज्ञासा करता है, स्टूडेंट जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत होता है, क्योंकि स्टूडेंट जीना चाहता है। इसलिए स्टूडेंट जब जीना चाहता है तो वो अपनी किसी जिज्ञासा के साथ व्यक्त होता है। टीचर प्रश्न करता है ना, टीचर जी रहा है, टीचर जी रहा है, पेरेंट्स जी रहे हैं, बच्चे और स्टूडेंट्स जीना चाहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स और बच्चे जिज्ञासा से प्रस्तुत होते हैं और टीचर प्रश्न करके उनकी जिज्ञासा तृप्त हुई कि नहीं हुई इसको चेक करते हैं। जीवन विद्या की नहीं है, ये संस्कार की डेफिनेशन है, पहले से ही ऐसा, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बैंक आप क्वेश्चन कौन बनाता है? टीचर बनाता है। आप ही करते हो, क्वेश्चन वो पूरा चेक कर लेता है, उसके पीछे में क्वेश्चन होते हैं। टीचर क्वेश्चन कौन पूछता है? टीचर पूछता है। इसका मतलब पहले से क्लियर है, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। जो है बस वो भी समझ के नहीं चल रहा है। तो पास और फेल बच्चा नहीं होता है, टीचर होता है। जिज्ञासा बच्चा करता है क्योंकि वो जीना चाहता है। जिज्ञासा साइंटिफिक फील्ड में भी हो सकती है। हाँ, जीने की इच्छा, जीने की आशा साइंटिफिक, जब जीने की बात आएगी तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है। फिर आपका जितना भी साइंटिफिक इनोवेशन है, अभी साइंटिफिक इनोवेशन ज़्यादा कॉमर्शियल उसमें चला जाता है। जब देखो एलोपैथी को आप देख लो, एलोपैथी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन एलोपैथी को प्रैक्टिस करने वाला प्रॉब्लमेटिक है। यदि उसका माइंडसेट ठीक नहीं है, साउथ में हॉस्पिटल हैं जहाँ लोग सेवा भाव से एलोपैथी के हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहाँ उनका खर्चा भी बहुत कम आ रहा है। ये तो मामला तो उसका है कि मेरे को कमाना कितना है, तो सबको 5 स्टार होटल खड़ा करना, हॉस्पिटल खड़ा करना है, फिर उसके सारे खर्चे निकालने हैं, इसलिए ज़बरदस्ती टेस्ट लिखने हैं, इसलिए ज़बरदस्ती सबको सब करना है। ये सब जो माइंडसेट की प्रॉब्लम, यदि माइंडसेट ठीक हो जाए तो बहुत कल्याण हो सकता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे मेडिकल इनोवेशन का प्रयोग मानवता के लिए हो। ये अभी आ गया सारे इंजेक्शन से प्रॉब्लम, कोरोना काल में सारे इंजेक्शन से कितने सारी दुनिया को धकेल दिया, हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट। वो हिप जॉइंट यंग बच्चों के अंदर, ये जो हिप बॉल रहता है, क्या रहता है, उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। हमारे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक वो कहता है कोरोना काल में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के रिएक्शंस हुए। अभी कितना बड़ा मास लेवल का अपराध है, इंटरनेशनल लेवल का अपराध है। सारी कंपनियों ने सरकारों को पैसा दिया, सब खा पी के चुप। एक आदमी की हत्या हो जाए तो उसके ऊपर 10 साल केस चलता है, तुम लाखों लोगों को निपटा दिए और कोई चर्चा नहीं है पूरे विश्व में, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं है चर्चा? सब खा पी के बैठे। माइंडसेट का प्रॉब्लम। फिर वो डॉक्टर का मामला नहीं है, वो इंजीनियर का भी वही हाल है, IAS का भी वही हाल है, सबका वही हाल है। हमारे समाज में से हम सब निकल के आए हैं, हमने जिंदा रहने को जीना माना है, फिजिकल चीज़ों को अचीवमेंट माना है, और लास्ट में उसी में मार खा रहे। सोचने की बात है, इसका क्या करें? खुद भी तो खुश नहीं है। कोई तुम सब कुछ उठपटांग करके तुम तो खुश हो जाते, तुम्हारा परिवार तो खुश हो जाता, आप खुद भी खुश नहीं हो सकते। जिंदा रहने का सामान देने का काम, जाओ कर लो जो करो। पूरी दुनिया की रजिस्ट्री भी अपने काम कर लोगे तो भी खुश नहीं हो सकते, गारंटी। क्या नेचर का फिटिंग, बस ये समझ में आने की बात। और समझ में आएगा ना तो हम कितनी लंबी छलांग मार सकते हैं अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में। हमारा ज़्यादा ऊर्जा तो पोस्ट, इस चेहरे पे इतने पोस्टर चिपके हैं
कि मेरा ओरिजिनल चेहरा नहीं छुप गया है। मेरी अपनी कोई जर्नी है, मेरा अपना कोई पोटेंशियल है ना। मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ तो कुछ क्रिएट करने के लिए आया हूँ, वो कहाँ मेरे पास रह गया। मेरे को तो दूसरे के जैसा होना है, उसके जैसी गाड़ी लाना है, उसके जैसा मकान बनाना है, उसके जैसा दिखना है, बस बच्चों का एक काम चल रहा है। तो बड़े लोग बड़े कहाँ होंगे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे। छोटा बच्चा भी अपने दोस्त आता है तो क्या दिखाता है, अपने खिलौने दिखा के खुश होता है। हम लोग अपना मकान दिखा के खुश होते हैं, अपनी गाड़ी दिखा के खुश होते हैं। जिंदगी में कुछ किया थोड़ी है खुश होने के लिए। अकेले में बैठ के खुश हो दिखो, देखो अकेले बैठ के एक दिन सुबह से शाम तक शांति से अकेले बैठ, मोबाइल नहीं लेना, टीवी नहीं खोलना, कोई मैगजीन नहीं पढ़ना, किसी को फोन नहीं लगाना, बस शांति से बैठ। आपको देखोगे बेचैनी होंगे, कुछ देर में उठ के नहीं चला जाऊँ, किसी को कॉल लगा लेता हूँ, आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि अपने से बात करना नहीं आता। जिसको अपने से बात करना आता है, उसकी जिसकी अपने से बात होती है, उसकी अपनों से बात हो जाती है। हमारे परिवार में हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए काम महत्वपूर्ण है। बस काम पूरे हो जाए। इसलिए व्यक्ति अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है। जब वो इग्नोर्ड फील करता है तो वो रिएक्शन देता है। आपको लगता है कि चिल्ला रहे, मैं तो कुछ किया नहीं। वो चिल्ला इस बात पे नहीं रहे कि आपने कहा आपने तो गलती की है, उसको बस बहाना मिल गया। रिएक्शन पहले से, रिएक्शन इस बात का है कि जो भावनात्मक अपेक्षाएं हमारी एक दूसरे से हैं, वो भावनात्मक अपेक्षाओं को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। खाना खाने से भावनात्मक अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। चलो कहानी कितनी बोले, आगे चलते। कहाँ पहुंचे? कल हम 2 जगह में पहुंचे, तो बहुत आराम की जगह में पहुंचे। दो क्वेश्चन और 80 साल। अभी देखते हैं 5 दिन में कहाँ पहुंचते। तो चलिए, क्यों जीना है को लेके चर्चा करें। तो अभी की जीवन शैली को देख के आपको क्या लगता है, क्यों जीना है सबके लिए एक है कि अलग अलग? अभी तो अलग अलग छते प्रॉब्लम है ना। अब पत्नी टीचर है, पति इंजीनियर है, अभी दोनों आपस में क्या बात करेंगे? मेरे को आपके प्रोफेशन में कोई रुचि नहीं, आपको मेरे प्रोफेशन में नेचर में कोई रुचि नहीं होती, तो क्या बात करेंगे हम आपस में? खाना खाया, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, किसी की शादी में जाना है, किसी की मरने में जाना है, करते करते अपनी मरने आ गई। देख लो, घर के लोग आपस में बैठ के बहुत मीनिंगफुल बात कर रहे हों और बहुत खुश होकर अपनी शेयरिंग कर रहे हों, आप देखो ऐसा घर में कितना माहौल है। इसका मतलब नहीं कि हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं, हमको बात करना नहीं आता। हम कार के बारे में बात कर सकते, अपने बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्यों जीना है, अभी हमको लगता है कि सबके लिए अलग अलग है, और सबके लिए अलग अलग है कि ये भी बदलते रहता है। जब मैं बच्चा था तब लगता था चॉकलेट मिल जाए, फिर मैं बड़ा हुआ तो लगा कुछ और मिल जाए। ये जिंदगी में बदल रहा है, और जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। कंफ्लिक्ट है। तो हमारा कंफ्लिक्ट ऐसा है कि क्यों जीना है, हम सबके लिए अलग अलग है, और उम्र के साथ साथ वो बदलता भी रहता है, और छत वही है, वो बदलती नहीं। और जब ये सब बदलता है तो छत भी बदल जाती है। परिवारों के बंटवारे, हस्बैंड वाइफ का अलग रहना। मैं दिल्ली में जब टीचर्स के साथ हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मेरे को बाद में पता चला कि बड़ा मास है जो सिंगल पेरेंट है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करे तो आदमी शेयर नहीं करता है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग कई को तो ऐसा एग्जाम्पल मिला, एक ही फ्लैट में ऊपर नीचे रहते हैं, अलग अलग ऊपर नीचे फ्लैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा लक्ष्य अलग अलग है तो हमारी दिशाएं एक होंगी कि अलग अलग होंगी? फिर हम आपस में साथ चल पाएंगे क्या? और एजुकेशन के साथ साथ पहले कम से कम एक वो था, निर्भरता थी, कुछ कंडीशनिंग थी,
पति होती है, पत्नी होती है, कोई उसको बहुत सारा कंडीशनिंग थी। अब तो सारे पति हैं क्योंकि दोनों ही कमाते हैं, अब कौन किसको झेलेगा, तो झेलने वाला पार्ट खत्म। इसलिए साथ जीना और मुश्किल हो गया। क्या आंसर है इसका, क्या सोल्यूशन है इसका? क्यों जीना है? ये सबके लिए एक रहेगा कि अलग अलग ही रहेगा? क्या लगता है? अलग अलग ही रहेगा। उसको एक कर दें, एक कर दें, और आप दम लगाना असहमत होने के लिए देखते हैं। सूत्र ये कहता है कि मानव जाति का समस्त प्रयास, मानव जाति का एक काम कर लो, तो थोड़ा डाटा आ जाएगा कॉपी पे। इसी क्षण अपनी कॉपी में 2 लाइनें लिखो कि आज की डेट में आप क्यों जी रहे हो। जैसा आता है वैसा लिखो, आंसर नहीं आता है तो मत लिखो, लिखो कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं चलता है। जैसा आपको महसूस होता है आप लिखिए अपनी कॉपी में, आज की डेट डाल के, आज की डेट यवतमाल में बैठ के आपने लिखा कि आप क्यों चिंता हो, मर क्यों नहीं जाते। ऐसा अपने आप से पूछे तो कैसा लगता है? बार बार पूछने से थोड़ा सही आंसर आ जाता है। मैं क्यों जिंदा हूँ? हाँ, वही मर के नहीं जाता। मैं क्यों जी रहा हूँ? जिंदगी में क्या पाना चाहता हूँ? अलग अलग भाषाएं हैं, बात एक ही है। आज की डेट में आप क्यों जी रहे हैं? लिख दिया? 2-4 बार पढ़ के सुना देंगे, जो लिखा वो पढ़ दो बस। 2-4 बार पढ़ के सुना दो, ऐसे ही बोल दो, मैं माइक से रिपीट कर दूंगा। क्या लिखा? बोलिए कोई। हाँ। Life is a mystery. Life is a mystery. I want to understand why I am here. हाँ। I want to become. एक्चुअली 2 दिन में आने से मामला चेंज हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके एंट्री पॉइंट पे पूछता तो कुछ और निकलता। अभी 2 दिन में जितनी बातें हो रही हैं उससे आपका वो बेसिक आंसर बदल गया है। बेसिक आंसर पहले क्या था? मान लो मैं आते ही पूछता तो मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं पैदा हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि मर नहीं सकते इसलिए जिंदा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि आप नहीं रहोगे तो संसार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों दुनिया में तंग कर रहे? धरती का इतना साधन, इतना सब कंज्यूम कर गए और आपको पता है कि आपके रहने का से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सोच के कैसा लगता है? बोलना है हमारे मैं क्यों जी रही हूँ? इतने सालों में अब नेचुरली यहाँ के 30 और 40 प्लस हूँ मैं, तो इतना तो रियलाइज़ हो गया है कि थोड़ा बहुत इससे कि जीना क्या है। और हम जीते हैं थ्रू आवर इनेट क्वालिटीज़। हमारे अंदर प्यार है, लव है, हैप्पीनेस इनेटली है, विजडम है, और शेयरिंग और केयरिंग हमारा नेचर है, ओरिजिनल नेचर है।
जैसे आपने कहा कि हम आज बहुत सारे मुखौटे हमने बना के रखे, जब हम ये सब हटाएंगे, सब लेयर्स निकल जाएंगे हमारे ऊपर से, तो ये कोर में हमारा ये स्वभाव है। तो वो थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ है इतने सालों में अपने अपने अलग अलग प्रयास से। तो अब मुझे लगता है कि मैं वो प्रैक्टिस में ला रही हूँ अपनी फैमिली में काफ़ी सालों से। पहले तो मैं पीसफुल हुई, फिर मैं अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल किया, दूसरों से पीसफुली रहने लगी और ये क्वालिटी शेयर करने लगी। तो अब मैं क्यों जी रही हूँ, ताकि मैं यही क्वालिटीज़ मेरे बच्चों में देख सकूँ और मेरे नाती पोती में देख सकूँ और उनमें भी ये क्वालिटीज़ डेवलप कर सकूँ। तो उसके तहत मेरा मतलब एक छोटा सा प्रयास रहता है कि मेरे छोटे दोनों नाती पोती को अभी से मैंने प्राणायाम और मेडिटेशन सिखा दिया है। तो जब मैं बैठती हूँ, और ये कोरोना काल की गिफ्ट थी कि वो मेरे साथ ही ये सब करते थे, और भी जो छोटे छोटे मेथड से हम उनको इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। तो बाकी सब जीने की जो चीज़ प्रयास है, उसमें ये भी एक प्रयास है 25%। अभी तक तो 75% तो वही है जिंदा रहने का, पर ये 25% ऐड हुआ है। हाँ, पर ये भी बात ठीक है कि प्राणायाम और इससे जीना नहीं होता। नहीं होता, लेकिन देयर इज अ सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन। देखो, कैप अपना सेट रखे, नहीं होता है समझ में आता है, तो फिर क्या होता है उधर हमारा ध्यान बना रहेगा, है ना। बहुत सांस ऊपर नीचे किया, उससे शरीर स्वस्थ होता है, उससे थोड़ा सा स्फूर्ति महसूस होती है, थोड़ा सा मन भी थोड़ा अच्छा होता है, ये सब फर्क पड़ता है। लेकिन फाइनली इससे ये निकल के नहीं आया कि क्यों जीना, ये भी हम जानते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है क्वेश्चन ही गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसा भी कोई नहीं। कल ये चर्चा हमारी हो गई है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया कि क्यों जीना है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य के लिए दिशा होती है। यदि लक्ष्य निश्चित नहीं है तो दिशा भी क्या होगी, ये बात कल हमने कर दी। अभी हमको लगता है कि नहीं, हम सबके जीने का पर्पस अलग अलग है, हम सबके जीने का रीज़न अलग अलग है, और वो ज़िंदगी भर बदलते ही रहता है, इसलिए हम कभी साथ साथ चल ही नहीं सकते। जिस उम्र में आपको आके ठीक लग रहा है, बच्चों को लग रहा है कि नहीं ऐसा तो ठीक नहीं, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बेटा सबसे आगे निकलना है। ये सबसे आगे निकलने में वो पीस में रहेगा कि प्रॉब्लम में जाएगा। देखो अपने परिवार में देखो, दो चीज़ें हमको कॉमनली दिखाई देती हैं, पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे। हमारे समय में बहुत सुनते थे हमको, आजकल सुनते हैं, आजकल बोलते हैं, आजकल बोलते हैं, आजकल भी चलता है, पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओ। फिर बोलते थे इसको देखो उसको देखो और तुम अपने आप को देखो। और बच्चा एग्जाम दे के आया, रिजल्ट आया, तो पहला क्वेश्चन घर में घुसते क्या होता है, कितने मार्क्स आए, ये इम्पोर्टेंट नहीं, उसके कितने आए, वो जो तुम्हारा दोस्त घर में आता था, और उससे ज़्यादा आए तो ठीक है, नहीं तो बेकार। तो इसका मतलब हमें क्या सिखाते हैं, 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है, और दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है। ये मैसेज किसने दिया, ये मैसेज किसने दिया, ठीक है। अब जिंदगी भर दूसरों से आगे निकलने का नाम सफलता है, क्या ये किसी का हो पाएगा जिसको सबसे आगे निकलना, क्या कोई इसका हो पाएगा। तो हमने जिंदगी भर दूसरों से दूरी बनाने का सॉफ्टवेयर दे दिया, अब आप किसी के साथ चल ही नहीं सकते। और 2 रोटी के लायक होने का नाम जिंदगी है, तो ये भी बता दिया कि जिंदा रहने जीना है, बाकी सब फालतू और भी प्रैक्टिकल। तो ऐसा सब आप देखेंगे तो घर में जो माइंडसेट हमको मिल रहा है, और वो एक बच्चा सबसे अधिक आचरण को लेकर अपने माँ बाप पे भरोसा करता है, अपने टीचर पे भरोसा करता है, और दोनों की हालत एक जैसी, दोनों ये मान के चल रहे हैं कि मुझे जिंदा रहना ही जीना है। तो ये कितनी गहरी कंडीशनिंग है जो माँ बाप की तरफ से जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बाप यही आशीर्वाद देते हैं, बेटा हम भी दुखी रहे, तुम भी दुखी रहे, और यही आशीर्वाद फलता है। भाषा में आप कुछ भी बोलो, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यदि सॉफ्टवेयर ही करप्ट है
तो रिजल्ट आपकी चाहना के अनुसार आएगा कि सॉफ्टवेयर के अनुसार आएगा? रिजल्ट तो सॉफ्टवेयर के अनुसार आएगा। तो ये सारी बातें अब आपका ध्यान जाएगा कि घर में किस तरह की भाषा प्रयोग हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप देखेंगे, अब एक लाइन लिखने से सारा एक हो जाता है। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख अंडरकोट के लिए है। जब मैं सुख ले रहा हूं तो इसका मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद सभी इसमें शामिल। ठीक, अब इस पे आप असहमत होकर देखिए। आप जो कुछ भी करते हैं सारी जिंदगी, जो कुछ भी आपने किया, अच्छा बुरा, वो सब कुछ आपने किसी सुख की तलाश नहीं किया। घोर भ्रमित आदमी और बहुत समझदार आदमी, सबके ऊपर एक ही नियम लागू हो रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं, अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? आप असहमत होने की पूरी कोशिश करें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। अब आप अपने सारे, जब मैंने कहा कि हम अलग अलग हैं और ज़िंदगी भर बदलता रहता है, और सारी चीज़ों को सोच के देखें, बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी किया है, हम सब के लिए एक ही सूत्र काम कर रहा है कि हमको किसी सुख की तलाश है। मैंने सही किया, गलत किया, बाद में दुखी हुआ, वो सब बात की कहानी है। और मैंने कुछ भी किया, मैंने किसी सुख की तलाश नहीं किया। ऐसा है? नहीं। है? तो इससे ये समझ में आया कि आदमी जो कुछ भी सोचता है, बोलता है, करता है, वो सब कुछ, इसका सबका सेंटर पॉइंट एक ही है। वो किसी सुख की तलाश नहीं करता है, उसको दूसरी भाषा में कहें दुख से बचने के लिए करता है। दुख से बचना भी सुखी होने की दिशा में एक कदम है। इसी को फिर मैं और आगे बढ़ा के कहूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया है, इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। आपने उससे सहमत बिल्कुल ना हो, आप पूरी ताकत लगाइए असहमत होने का। मैं बहुत खुल के ये कह रहा हूँ कि आज तक आपने जो कुछ भी किया है मूलतः अपने सुखी होने के लिए किया है। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपके सुखी होने में किसी का सुख समा गया तो बहुत अच्छी बात, आपके सुखी होने में किसी का दुख समा गया तो भी अच्छी बात। लेकिन आपने जो कुछ भी किया है अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा है? नहीं। आप सहमत ना हो, इससे विपरीत कोई चीज हो तो खोज के लाइए। विशेष रूप से बहनों को लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, और कुछ भाइयों को भी लगता है कि हमने तो बहुत कुछ किया है। तो आप लेके आइए फ्लोर पे, बात करते हैं, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। कितने लोगों को लगता है कि हमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया? आइए, आपको लगता है? मैं जानता हूँ। हम जो हमारे फैमिली में एक दूसरे के लिए करते हैं, हम हमारी ड्यूटीज निभाते हैं सिंसियरली, जो आप महिलाओं का बोल रहे हैं, तो हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं, मत करो, खुशी खुशी करते हैं। मत करो, क्यों करते हो? तो उससे तो और दुख पैदा होगा। इसलिए करते हो दुखी ना हो। दूसरे दुखी हो जाएंगे तो उससे आप दुखी होते हो, उससे करते हो।
रोड चलते आदमी के लिए तो नहीं करते। जिनको आपने अपना माना है उनके दुखी होने से आप दुखी होते, तो वो दुखी ना हो ताकि आप दुखी ना हो, मूलतः मैं दुखी ना हो और मूलतः मुझको अच्छा लगे। तब तो ऐसा नहीं सोचते हैं करते समय, ये अवेयरनेस हमको समझा आज ये अभी हमारी सोचने की मशीन हमारी चालू ही नहीं है। हमारी तो ये मशीन चालू है, आज क्या बनेगा इसमें मशीन पूरी चालू है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस पर कहाँ हम सोचते हैं। इसी को तो सोचना है, इसी का नाम जिंदगी, उसी पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी किया है ना, वो आपने अपने, यदि आप ऐसा ना करते तो आप ज़्यादा दुखी होते। तो दुख से बचने के लिए और सुखी होने के लिए करके थोड़ा अच्छा लगा, सामने वाला खुश हुआ, उससे मैं खुश हुआ, मुझको अच्छा लगा, तो मैं दुखी ना हूँ और मुझको अच्छा लगे, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये वर्चुअस हो गया, ड्यूटीज निभाना सब इसमें आ गया। अब शब्द कोई भी दे रहा, अगर कोई चोर चोरी करता है तो वो भी अपने सुख के लिए करता है। और क्या, वो आपकी, आप पूरा ख्याल रखता है आपकी नींद का। तो यानी हमने गलत काम किया तो भी हमारे सुख के लिए, और क्या, तो वो चोर को हम माफ कर दें, वो बात की बात है। रायपुर में एक चोरी हुई, अखबार में आया था कई साल पुराना। तो एक महिला घर में अकेली रहती थी, हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उसको भी कोई रोग वोग रहा होगा, तो ज़िंदगी से ऐसी तंग आई हुई थी। रात को उसको लगा कि घर में कुछ खटपट हो रही है, तो समझ गई कोई चोर वो चोरी करने आया। वो भैया बोली, भैया जो लेना आराम से ले जा, परेशान मत। वो तो भाग गया। अगले दिन वो दिन में मिलने आया, बोले इतने प्यार से तो मेरे को किसी ने भाई बोला ही नहीं आता। क्या समझ में आया? आप खूब असहमत होने की कोशिश करें। किसी को लगता है कि मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, किसी को लगता है कि मैंने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भाई के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ भी एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए। मैं कह रहा हूँ आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। मूल सच्चाई ये, ऐसा है कि नहीं, जांच के देखो। असहमत होने के लिए पूरा दम लगाओ। बुजुर्गों को बहुत लगता है कि हमने इसके लिए किया, उसके लिए किया, है ना, और सब एहसान फरामोश है, कोई लौट के नहीं देखता है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम परेशानियों के साथ हम बुजुर्ग लोग अक्सर होते हैं। हाँ जी बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सभी संवेदनहीन हैं फिर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो मैंने पहले बोलते बोलते मैंने ये कहा कि किसी का सुख इतना विशाल हो सकता है कि पूरी दुनिया का सुख उसमें समा जाए, किसी का सुख इतना संकीर्ण हो सकता है, नैरो हो सकता है कि सारी दुनिया का दुख उसमें समा जाए। अब ये तो मैन टू मैन वेरी करेगा, उसकी मानसिक स्थिति पे तय करेगा, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन जिसने सबके लिए कुछ किया उसने भी फाइनली अपने सुखी होने के लिए किया, और जिसने सबको दुखी किया उसने भी अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा है कि नहीं है, पहले इसको जांचें। इसका तो ये मतलब निकला हम स्वार्थी हो गए, ऐसा मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। तो मैं कह रहा हूँ क्रिया के रूप में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्रिया को पकड़ना है, पहले नियम को पकड़ना है। बार बार क्या कह रहे हैं हम, प्रकृति के वो जो नियम हमारा धरातल अभी हिलजुल रहा है, हमको नियम को पहचानना है। नियम को पहचान लेंगे तो हमारा धरातल हिलना डुलना बंद हो जाएगा। तो पहले हम नियम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है। हाँ बोलो, माइक खड़े हो जाओ तो
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वैष्णवी और मेरा ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनका ऐसा है कि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ काम किए हैं वो रिलेटिव्स के हिसाब से या फिर फ्रेंड्स के हिसाब से हम मदद कर देते हैं। तो को ऐसा लगता है या फिर हमको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उनको सुखी रख रहे हैं, बट दैट्स नॉट द केस। मतलब ऐसा है कि हम उनको सुखी देखने के लिए हम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही सुखी हो रहे हैं इससे। और दूसरी बात ऐसी है कि एक रिग्रेट सा रह जाता है कि हाँ, तो एक रिग्रेट ऐसा रह जाता है कि हमने इतना कुछ दिया है लोगों को, पर लोगों ने हमको वैसा और उतना कुछ नहीं दिया जितना हमने दिया है। तो द थिंग इज कि माइट बी ब्रेक में देखते ठीक करो, तो माइक पे काम नहीं करेगा। हमारा ऐसा रहता है कि हमने बहुत कुछ दिया पर लोगों ने हमको उतना नहीं दिया है, तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती है। देने के वक्त हम देते ही ऐसे है कि वो हमें दे वापस, इसलिए ऐसा होता है ना कि हम दे तो देते हैं पर फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना हमारे वो बढ़ जाते हैं ना, तो यही सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकांश लोगों को। जैसे किसी की आपने 1947 में नौकरी लगवाई, 47 में सारे काम उसके बाद आपको लगता है कि सामने वो नेम प्लेट लगा के रखें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से, और वो नेम प्लेट लगाता नहीं। सर द केस इज दैट हमको ऐसा लगता है कि हमको एटलीस्ट थैंक यू तो बोल दो, ऐसा मतलब दिखा दो। जिस समय नौकरी लगाई थी उसमें बोला ही था, और आपको लगता है कि हर दिन आके बोलो, कंटिन्यूएशन में रखो, तुमने एक ही बार किया है पर आप दिखा दो कि हम आपने एक बार किया तब तुम जिंदगी भर करो, ये बेईमानी है। खैर, तो क्या निकला इससे? ये बात समझ में आई। पहले तो हम उसी पॉइंट पे फिर से लौट के आते हैं कि आपने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, जो भी दूसरों के सुखी होने के लिए किया वो भी अपने सुखी होने के लिए ही किया। भूल कर है, पहले इस बात पे अपन टिक पाते हैं कि नहीं? इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको लगता है जो इसके विपरीत है तो उसको खोज के लाइए। इस पर टिक जाए तो आगे की बात करें। समझने के लिए असहमत होना जरूरी है। हाँ बोलिए। पास करें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करता है तो वो उसके सुख खुद के सुख के लिए नहीं करता। मैं आपके बात से थोड़ा असहमत हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप असहमत हो, तो मत करो बच्चों के लिए, मत करो। माँ बाप को नहीं करेंगे तो क्या होगा? माँ बाप को बच्चे के प्रति प्रेम रहता है इसलिए वो करता है। आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ऐसा नहीं सोच सकता है माँ बाप। कोई भी बाय द वे ना करें, ऐसे भी होते हैं, जब ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं, कोई सबकी स्थितियाँ तो जैसी नहीं है। नहीं करेंगे, आप अपनी स्थिति ले लो, नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो बच्चे एग्जाम्पल वो कोई प्रॉब्लम में है और वो माँ बाप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में रहने दो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बस आप ये नहीं चाहते, आपको बुरा ना लगे इसलिए आप बहुत कुछ करते रहते हैं, आपको अच्छा लगे इसलिए आप बहुत कुछ करते रहते हैं। दो ही चीज़ें हैं, दो ही एंड हैं। आपको अच्छा लगे आप इसलिए करते हो, आपको बुरा ना लगे आप इसलिए करते हो। रोड चलते बच्चे के लिए तो आप नहीं करते, जिसको अपना माना है उसी के लिए करते हो। जिसके दुखी होने से आप दुखी होते हो इसलिए आप करते हो, जिसके दुखी होने से आप दुखी नहीं होते हो उसके लिए नहीं करते। दुखी उसके लिए होते हैं। हाँ, बच्चे के लिए दुखी होते हैं। हाँ, बच्चे के दुखी होने से आप दुखी होते हैं।
आप दुखी होना नहीं चाहते हो, इसलिए करते हो। दुखी उसके लिए होते हैं। वही तो उसके लिए तो कह रहा हूँ, उसके लिए आप दुखी होते हो और आप दुखी होना चाहते थे। हाँ जी, हो गया। और बोलो। सर, पारिवारिक लोग, सांसारिक लोग हाँ, मैं भी सांसारिक। अपने खुद के लिए करते हैं, अपने खुद के लिए, अपने के लिए। बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हाँ। पर साधु संत है हाँ। जो भैया आप जैसे लोग हैं, हाँ। वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो तो दूसरों के सुख के लिए देखो, कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, 32 साल से एक पैसा इस काम का नहीं कमाया हूँ, अपने घर से टिकट का पैसा लगा के, या कम से कम ऑडियंस से तो नहीं लिया हूँ, और मैं 32 साल से इस काम को कर रहा हूँ। ठीक तो है? आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को ये करना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं करूँगा तो घर में बैठूंगा, मैं क्या करूँगा? मेरे को लोग घूमने के लिए सिंगापुर जाते हैं, हम शिविर लगा लेते हैं। सुख का मामला है। सभी जन अपने सुख के लिए। जब आप में कोई परिवर्तन आता है, जब आप में कोई परिवर्तन आता है, जब उससे समाज बदलता है, उससे परिवार बदलता है, एक परिवार में खुशियाँ आती हैं, तो यदि मैंने आपको अपना माना है, तो जैसे मैं अपने परिवार में खुशियाँ आती हैं उससे खुश होता हूँ, तो आप में खुशियाँ आती हैं तो मैं खुश होता हूँ। मेरा परिवार थोड़ा बड़ा, आपको पता नहीं था मेरे परिवार में शामिल। पिछड़े हुए लोग होते हैं। बॉर्डर पे जो जवान मरता है, हाँ, बॉर्डर पे जवान मरता है, उसको क्या करें? बॉर्डर पे जवान मरता है, तो इसके पहले मैं इस क्वेश्चन को आगे इसका अगला कार्य निकाल देता हूँ। यदि हमने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने की तलाश में किया, तो फिर त्याग शब्द का क्या होता है? त्याग किस बात का होता है? त्याग, बलिदान। तो जो सैनिक देश के लिए जान देता है, बलिदान करता है, वो सही अर्थों में त्याग करता है। तो त्याग शब्द को रिडिफाइन करना होगा। यदि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो त्याग का क्या मतलब है? तो त्याग की परिभाषा क्या होगी? तो त्याग का परिभाषा है कि आवश्यक को संभाल के रखते हैं, अनावश्यक का त्याग होता है। जैसे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, वो ना हो तो क्या होगा? बहुत मुश्किल में आ गए। तो जो अनावश्यक है उसका त्याग करते हैं, जो आवश्यक है उसको संभालते रखते हैं। तो देश के सैनिक ने क्या किया? शरीर त्यागने नहीं गया था, आज मैं जा रहा हूँ शरीर त्यागने, ऐसा बोला तो वो तो देश की रक्षा के लिए जाता है। उसने देश की रक्षा करने का कमिटमेंट किया है। देश की रक्षा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। जो आवश्यक है उसको संभाल के रखता है, इस बीच में जाते हैं। कोई भी सैनिक ये सोच के नहीं जाता आज मैं जान देने जा रहा हूँ, ये जाता है कि आज मैं अपने देश की रक्षा के लिए फ्रंट पे खड़ा हूँ। उसका ध्यान जान देने की तरफ है कि उसका ध्यान देश को बचाने की तरफ है? बचाने के लिए। तो जो आवश्यक था उसको बचा लिया, इस बीच में जो उसकी तुलना में अनावश्यक था वो चला गया। भगोड़े सैनिक भी होते हैं जो तुम्हें पीठ दिखा के भाग गए, उसके लिए शरीर आवश्यक था, इसमें उसने शरीर को बचा लिया। देश जाए जान जाना। तो क्या हुआ? अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के रखते हैं। यहाँ सुख वाला कहाँ आया? देश को बचाने में उसका सुख था। मेरा सुख, जहाँ हमारा सुख अभी रूटीन में अपने बच्चों के साथ जुड़ा है, नाती पोतों के साथ जुड़ा है, उसका सुख देश के साथ जुड़ा है। जिसका जहाँ जुड़ गया उसके लिए करता है। और बोलिए। हाँ जी, बात पहुंचे? भैया जी, मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी स्टीफन कोवी की 7 Habits of Highly Effective People।
उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था बी प्रोएक्टिव, तो उसका मेरे को याद ये है कि वो प्रिंसिपल ये बताता है कि आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। तो आप मतलब यू डू नॉट नीड टू बी रिएक्टिव, कुछ हुआ आपके साथ तो आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्सिबल इसलिए बोला जा रहा है कि यू कैन चूज योर रिस्पॉन्स, यू आर एबल टू चूज योर रिस्पॉन्स। और वहाँ मेरे को मतलब ये समझ में आया, वो बोल रहे थे कि आपके पास हर चीज़ में चॉइस है। और मैं बहुत दुविधा में पड़ गई, मैंने कहा ये मेरी चॉइस कैसे हो सकती है, मैं अपने शादी में बहुत नाखुश थी, मैंने कहा ये मेरी चॉइस कैसे हो सकती है, तो मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मेरी चॉइस नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि मैं वहाँ से निकल सकती थी, लेकिन मेरे को बच्चों के बिना रहना जैसे बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बच्चों के बिना कैसे रहूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, उसमें मेरी खुशी थी, तो मैंने वो चूज़ किया। तो ये फिर बाद में मतलब ये नहीं सोचने लगी कि औरतों को जैसे बोला जाता है ना, माँ तो त्याग की मूर्ति है, तो ये बहुत इसमें एक्सप्लॉइटेशन, त्याग की मूर्ति कहें कि प्यार की मूर्ति कहें? प्यार की मूर्ति, और प्यार की मूर्ति है ना, क्योंकि बायोलॉजिकली उसको कोई शंका नहीं है कि बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है, तो जो मेरा शरीर है वैसे बच्चे का शरीर है, तो जो अपनत्व है बायोलॉजिकली आता है। अब पुरुष में ये अपनत्व बायोलॉजिकली नहीं आता है, तो पुरुष में जो संबंध की स्वीकार्यता है वो महिलाओं की तुलना में थोड़ी कम रहती है। देखो, एक महिला अपने इन-लॉज के संबंध में निभाती है, शादी के बाद अपने घर के संबंध भी बराबर बनाए रखती है, और पति के जो मित्र बाहर से आते हैं उनके साथ भी एक संबंध को निभाती है ना। इतना सारे सर्किट को पुरुष कितना निभाएगा, पुरुष को कम ज्यादा होने से वो संबंध को डिस्कनेक्ट करने के लिए तैयार ही रहता है। इसका मतलब है कि पुरुष की संबंध के प्रति स्वीकार्यता उसकी मानसिक स्थिति से आती है, चेतना से आती है, उसकी मानसिक स्थिति से आती है, उसकी समझदारी से आती है, और महिला में ये इससे तो आती ही है, लेकिन साथ में उसके पास एडिशनल एक और दरवाजा खुला है कि बायोलॉजिकली जन्म देने की घटना के आधार पर संबंध की स्वीकृति सहज रूप में महिलाओं में ज़्यादा है, इसलिए ममत्व का भाव, ममता का भाव सामान्यतः महिलाओं में संबंध की स्वीकार्यता पुरुष की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए जितनी ज़्यादा है उतना झेल पाती है। भाई झेलेगा कोई क्यों, यदि मेरा आपके साथ संबंध नहीं है मैं आपको क्यों झेलूंगा, तो मैंने आपसे गहरा संबंध माना हुआ है, स्वीकारा हुआ है, इसलिए मैं उसको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। तो जितनी संबंध की स्वीकार्यता ज्यादा है उतना मैं ज्यादा झेल लेता हूँ, और नहीं है तो नहीं झेलता हूँ, कट ऑफ कर देता हूँ। हाँ जी, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? आज तक आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, इसमें कोई असहमति हो तो बोलो। नहीं, आगे बढ़ो, पक्का, पीछे वाले आगे चलो। तो यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो फिर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? लग कैसा रहा है? हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है। क्यों हल्का लग रहा है? मैंने किसी के लिए कुछ किया है, मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, इसका अहंकार, उससे पैदा हुई अति अपेक्षा, उस अति अपेक्षा का पूरा ना होना फलतः दुख और शिकायत का टोकरा लिए हम सब घूम रहे। तो यदि इतनी बात स्वीकार हो जाए, स्वीकार हो जाए, कई बार हमारे पास निष्कर्ष होते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं होते, तो निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं लेकिन खुद उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
यदि ये लाइन मुझको स्वीकार हो जाए कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे सुखी उस समय की मेरी मानसिकता के अनुसार मेरे सुखी होने के लिए किया है ना? तो इसका मतलब है कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, तो अनावश्यक अहंकार की आवश्यकता भी नहीं है, तो अति अपेक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। कैसा होगा? ऐसा लग रहा है? गिल्ट भी हट जाता है। और ये जो स्टीव कॉव की आपने बात की, देखो तमाम चीजें, सारा धर्म, अध्यात्म और ये तमाम ये राइटर्स जो कुछ भी लिख रहे हैं उन्हीं पुस्तकों से उठा के लिख रहे हैं। 4-10 पुस्तकें पढ़ी और मैंने एक पुस्तक लिखी, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि आप रिएक्ट, यू हैव चॉइस। तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, तो आप रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। अरे ये अंदर में बाकी नहीं हो रही, वो स्थिति नहीं है, आप बोल रहे गुस्सा मत करो, क्या मेरी स्थिति नहीं है। तो जब तक मेरी अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी, अपने लालच को नियंत्रित करो, काम को, लोगों को नियंत्रित करो, ईर्ष्या ठीक नहीं है, सबसे प्यार करो, भाई ये थोड़ी हो जाएगा। तो जब तक मेरी वो चेतना नहीं है, जब तक मेरी वो मानसिकता नहीं है, जब तक मैं उस लेवल पे नहीं आया हूँ, उस लेवल पे कैसे आऊँगा ये पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से, तमाम ऐसी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से उस समय उबाल आता है। भगत सिंह की फिल्म देख के आए, अब देश के लिए कुछ कर, और रात को सुबह उठ के पराठा खाए और देश कहीं चला गया। तो तमाम महापुरुषों की तमाम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से उस समय उबाल आता है, लेकिन मेरी मनस्थिति में, मेरी परिस्थिति में मेरा बेबी स्टेप क्या होगा ये क्लैरिटी नहीं बनती, बस एक उबाल सा। अधिकांश अब रामचंद्र जी थे, वो राम सीता ले गया, मेरी सीता को कोई लेके जाए तो मेरी कहानी बने। ये कहानी रिपीट नहीं हो सकती, तो ये कहानी से बात नहीं बन रही। ये बहुत सारा हमको अच्छा जीने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा जब तक मुझ में वो ट्रांसफॉर्मेशन घटित नहीं होता है, तो मेरी मनस्थिति में, मेरी परिस्थिति में मेरे लिए जीने का स्वरूप क्या होगा, मेरे लिए लक्ष्य क्या होगा। जो घटनाएं आपकी जिंदगी में घटी वो मेरी जिंदगी में नहीं घट रही हैं। हम सबकी जिंदगी में एक जैसी घटनाएं घट रही हैं? नहीं घट रही हैं। तो इसका मतलब घटनाओं से हम दूसरे की जिंदगी में घटी घटनाओं से हम प्रेरणा पा सकते हैं, लेकिन मेरे भाव विचार की मशीन किस तरह से काम करती है और ये अभी किस स्थिति में है, इसकी मुझको क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने कल आपसे चर्चा किया था, देखो क्या करना है हमको ये पहचानना है कि मेरी मंजिल कहाँ, मुझको पहुंचना कहाँ है, क्यों जीना है वो मुझको पहचानना। क्यों जीना है वो मैंने पहचान भी लिया, लेकिन उसके बाद क्या और पहचानना है। गूगल मैप में आप कोई भी एड्रेस डालते हो तो क्या पूछता है? लोकेशन, डेस्टिनेशन। लोकेशन और डेस्टिनेशन दोनों डालेंगे तब वो हमारी जर्नी मैप करके बताएगा। तो ना तो मेरे को मेरी लोकेशन पता है, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। तो मेरे भाव विचार की यात्रा में, मेरी मानसिकता की यात्रा में मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, ना तो मेरे पास इसका कोई मूल्यांकन है, असेसमेंट है। पहुँचना कहाँ है इसका भी मूल्यांकन नहीं है। इस बीच में 2 पोस्टर चिपका लिया तो मैं तो पोस्टर के पीछे जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी कहाँ जी रहा हूँ? हम सब उधार की जिंदगी जी रहे, और ये उधार की जिंदगी थी। ये कब पता चला? ये पता चला 50 के बाद। अब वैसे करने कुछ नहीं है, तो अंतिम निष्कर्ष अपने पास आ गया, सुख दुख साथ साथ है। तो पहली आवश्यकता इस बात की है कि मैं क्लियरली पहचान सकूं कि मेरा लोकेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। तो मेरे लोकेशन में 3 लोकेशन कल आपको दिए कि मैं या तो संवेदनहीन होता हूँ, या मैं संवेदनशील होता हूँ, और संज्ञानशील मैं होना चाहता हूँ।
जिसका मेरे पास एड्रेस ही नहीं है। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि यदि मेरे पास जिंदगी का एड्रेस ही नहीं है तो कितने साल कितने घंटे मेहनत करूंगा कि जिंदगी पा जाऊंगा। यदि मेरे पास जिंदगी का एड्रेस ही नहीं है या मेरे पास एड्रेस ही गलत है तो कितने साल कितने घंटे मेहनत करूंगा कि जिंदगी पा जाऊंगा। सारी जिंदगी भी करें तो भी नहीं पाएंगे। वही हाल हर आदमी का है, देख लो हर आदमी की जिंदगी का हाल देख लो। सारी मेहनत के बावजूद भूतकाल की पीड़ा वर्तमान से विरोध भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब एड्रेस ठीक है कि गलत है? क्या एड्रेस गलत है? हमने जिंदा रहने को जीना माना, हमने सुविधा को जिंदा माना, संवेदनशीलता को जीना माना, जबकि ये नहीं है तो हमारे पास एड्रेस भी गलत है और लोकेशन भी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दोनों में हमारी क्लैरिटी बनेगी, तो हमारी यात्रा की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी ड्राइविंग सीट पे मेरे दुख का कारण कौन? कोई मुझसे बाहर। मेरे सुख का कारण कौन? कोई मुझसे बाहर। मेरे दुखों को दूर कौन करेगा? कोई मुझसे बाहर। तो आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कौन है? कोई बाहर वाला। तो जो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठा ही नहीं है उसकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है? कहीं भी पहुंच जाती है। तो फाइनली इस पूरी चर्चा से ये निकल के आया कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी, तो मानव जो कुछ भी करता है उसके दो ही डायरेक्शन है। वो अपनी जिंदगी में सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ करता है, दुख को मिनिमाइज करने के लिए कुछ करता है। बस इतना ही करता है। सारी जिंदगी हम इतना ही कर रहे हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, ज़्यादा दुख कम दुख, तो कौन सा स्वीकार करें? कम दुख। इसका नाम समझौता है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ज़्यादा सुख कम सुख, कौन सा ऑप्ट करेंगे? ज़्यादा सुख। और सुख भी कौन सा है? संवेदनशीलता। बस इतनी ही जिंदगी। इसका मतलब है अभी ये पर्याप्त नहीं है। तो इससे एक बात पता चली, यदि ये स्वीकार हो गया कि सबकी इस धरती के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं सुख की तलाश के लिए करते हैं, तो पहली बार ये भी पता चला कि मानव की मूल चाहत एक, मानव की मूल चाहत एक है और वो आपके पैदा होने के पहले से तय है, आप कुछ नहीं कर सकते। सभी मानव क्या चाहते हैं? सभी मानव सुख चाहते हैं। ये सुख मतलब भौतिक वाला सुख भी इसमें शामिल है और जितने भी प्रकार के सुख हैं सब इसमें शामिल हैं, क्योंकि बेसिकली हम उसकी निरंतरता चाहते हैं। विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, अभाव से मुक्ति की निरंतरता, भय से मुक्ति। तो जो भी तमाम नेगेटिविटी है उससे मुक्ति चाहते हैं, जो भी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसकी निरंतरता चाहते हैं। तो धरती के सभी मानव की मूल चाहत है। ये कितने लोगों को ठीक लग रहा है? यदि ये ठीक लग रहा है तो इससे हमारी, यदि ये स्वीकार हो जाए, स्वीकार हो जाए, लॉजिकली बोलना अलग बात है, स्वीकार हो जाना अलग बात। स्वीकार हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? स्वीकार हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सोच में क्या बदल जाएगा? है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? भाव और विचार कुछ कंट्रोल में आएंगे। कैसे? फिर से वही नियम, यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव, और यदि भाव स्थिर हो गया तो भाव। तो इसका मतलब नियम के मामले में नियम अपने आप में निरंतर होता है। तो एक नियम मानव के बारे हमारे सामने आया कि जितना भी मानव है, जितना भी आज तक पैदा हुआ है, जितना भी कल पैदा होगा, ये सभी मानव जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए करते हैं। यदि ये हमको स्वीकार होता है और सभी मानव कितना सुख चाहते हैं, उसकी निरंतरता हो जाए, निरंतरता से अधिक कुछ होता नहीं, इसलिए हमने मानव की पूर्णता को भी पहचाना। पूर्णता का मतलब है जो कम अधिक से मुक्त होता है और जिसकी निरंतरता होती है। सभी मानव में क्या स्थिति है? यदि वो निरंतर सुख चाहता है तो इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं?
अब निरंतर में और क्या जोड़ देंगे? इसमें कम करते हैं तो स्वीकार होगा। एक भी क्षण के लिए अपमान हमको स्वीकार नहीं है, डर हमको स्वीकार नहीं है, इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं, और इसकी निरंतरता और सभी मानव में और हर देश काल में दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा, वहां भी मानव ऐसा ही मिलेगा। इसका मतलब अब जब मैं मानव को देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है? अब से पहले मैं मानव को देखता था, देखो मानव मानव में समानता, मानव की अपेक्षा है। जब भी कोई मानव हमको अपने से छोटा करके देखता है, ये हमको स्वीकार होता है क्या? इसलिए एक बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, समानता ही सम्मान है। समानता ही सम्मान है। जब भी हम एक दूसरे को समानता से देखते हैं, बराबरी के भाव से देखते हैं, हम सम्मान महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। अभी हम एक दूसरे को देखते हैं, समानता की चाहत मानव में है, लेकिन मानव मानव में, स्त्री पुरुष में समानता का आधार क्या है? समानता का आधार क्या है? स्त्री पुरुष तो शरीर तो वैसे अलग अलग है, तो मानव मानव में समानता का आधार क्या है? तो बेसिकली समानता की अपेक्षा किसको? शरीर को है कि मैं को? मैं को है। तो अपेक्षा की समानता की अपेक्षा मैं को है, इसलिए समानता का आधार भी मैं में। हम क्या बोले, हिंदी फिल्मों का डायलॉग, सबका खून का रंग लाल, तो मैं कहता हूँ भैंस के खून का रंग भी लाल। भैंस और मानव एक ही टाइप का होता है। ये तो बचका नहीं बात। इसका मतलब ये हुआ, खून हमारे एक जैसे होने का आधार नहीं हुआ, शरीर का स्ट्रक्चर भी हमारे एक जैसे होने का आधार नहीं हुआ, क्योंकि आचरण शरीर करता है कि आचरण मैं करता है। इसलिए हमारे शरीर कुछ भी सही, तो भी हम एक जैसे नहीं हो सकते, है ना? तो इससे ये पता चला कि बेसिकली जो मैं की अपेक्षा है, समानता की अपेक्षा है, उसका आधार भी मैं में है। तो सभी मानव जीवन रूप में समान है। यहाँ से एक सूत्र निकला, सभी मानव जीवन रूप में समान है का मतलब सभी की मूल चाहत एक है, सभी में मूल क्षमता भी समान है, सोचने विचारने की अक्षय बल शक्ति, सोचने विचारने की अक्षय बल शक्ति, कितना भी जो विचार की ताकत है वो सभी मानव में असीम है। तो सभी मानव की मूल चाहत एक है, सभी मानव में सोचने की ताकत समान है। इसलिए जीवन रूप में, इसको हम जीवन शब्द बोलेंगे आगे चल के, जिसको मैं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं शब्द से भी कंफ्यूजन आता है, तो उसको हम जीवन बोलेंगे। जीवन रूप में सभी मानव, जीवन रूप में सभी मानव समान हैं। इसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष कहाँ है? मैं में है कि शरीर में? इसको धीरे से और समझेंगे, है ना? अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता हो, जो अपने आप में निरंतर, जिसमें कुछ भी कम नहीं होता। भैया क्या मैं जो है वो आप फिर से समझा सकते हैं? अभी के लिए इतना ही कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाता हूँ। ये जो शरीर में सोचने वाला है, ये जो सुखी दुखी होने वाला है, जिसमें समझने की ताकत है, तो धीरे से इसको हम समझेंगे कि शरीर अलग है, मैं नाम की चीज़ अलग है। जैसे माँ बाप से पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? माँ बाप से शरीर पैदा होता है। ये मैं नाम की चीज़ कहाँ से आ रही? तो धीरे से आगे पता चलेगा कि माँ बाप से नहीं आ रही। इसलिए आप देखते हो, मुझे क्लियर नहीं। हाँ वो तो ठीक है, अभी धीरे धीरे खुलता जाएगा, कुछ कुछ बातें मैं कहते जाऊँगा,
आपको उसमें सहमति नहीं होगी, आप नीचे टिक कर दीजिए रेड लाइन से, है ना, कि भी इसको देखना है। धीरे धीरे जैसे और खुलेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात आ रही है, क्या कहना था? तो सभी मानव जीवन रूप में समान है। कैसे पता चला? सभी मानव में सुख की चाहना समान है कि अलग अलग है? विश्वास महिलाओं को ज्यादा चाहिए कि पुरुष को ज्यादा चाहिए? पहले महिला समझेगी कि पुरुष समझेगा? 20 साल वाला पहले समझेगा कि 80 साल वाला? अमीर पहले समझेगा कि गरीब? ब्राह्मण पहले समझेगा कि क्षत्रिय? महाराष्ट्र पहले समझेगा कि नॉर्थ इंडियन? अमेरिका वाला पहले समझेगा कि महाराष्ट्र वाला? इसमें कुछ नहीं बोल सकते। जो ध्यान देगा वो समझेगा, बस एक ही बात है। ना धर्म का भेद है, ना जाति का भेद है, ना उम्र का भेद है, ना एजुकेशन का भेद है, ना पद का भेद है, कोई चीज काम नहीं कर रही। इससे पता चला कि ये शरीर का एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि शरीर तो हमारे अलग अलग हैं, उनकी क्षमताएं भी अलग अलग हैं। फिर मैंने कल भी कहा, खाना खाने से मिलने वाली ताकत सीमित है कि असीमित है? सीमित है। विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाना खाने से आती है क्या? ये सोचने की बात है, फिर कहाँ से आती है? लेकिन एक बात पता चली कि ये धरती के सभी मानव में चाहत के रूप में समान है, और सोचने समझने की ताकत सभी मानवों में सीमित है कि असीमित है? असीमित। इस रूप में धरती के सभी मानव समान। देखो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, है ना, अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ। एक संयोग बना था कि दिल्ली IIT के बच्चों के साथ में हमने बहुत शुरू किया, और कभी हमने भी IIT के लिए कोशिश की थी, हमारा हुआ नहीं। तो जहाँ हमारा होता नहीं है उसको हम बड़ा मानते हैं। फिर संयोग मिला कि हमको एक जादू मिल गया, और जादू हम सब जगह प्रयोग करने लगे। तो जब मैं बच्चों के साथ में शिविर करता था, तो मैं बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू करता था शिविर में ही, जैसे मैं बहुत सारे कई बार कुछ पूछता रहता था। लगभग 20% बच्चे ऐसे थे जो राइट फ्रॉम बचपन ही टॉपर, क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, IIT, इधर 75% मार्क्स वो था प्लस माइनस जो 8th क्लास तक एवरेज था। फिर किसी को चाचा की बात लग गई, किसी को मामा की बात लग गई, किसी को दोस्त की बात लग गई, और उसने 2 साल लेट कर दिया और वो IIT में लैंड कर गया। इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? बचपन में हमें खेल खेला करते थे, वो धूप में लेस लगा के कागज जलाया करते थे। कितने लोगों ने जलाया? सब वहीं से आए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि उसी सनरेज में कागज जलाने की ताकत है, यदि उसको फोकस्ड किया जाए तो बिल्कुल वही स्थिति मानव की है। एक भिखारी में और आइंस्टीन में मूल क्षमता में कोई अंतर नहीं है। सोचने समझने की मूल क्षमता सभी के पास असीम है। इसको कितना भी खर्च करो ये खर्च नहीं होता है, ये बना ही रहता है। आप बीमार रहो तो भी सोचने की क्षमता बनी रहती है, बादाम खाओ तो भी वैसे ही रहती है, सूखी रोटी खाओ तो भी वैसे ही। अब फिर फर्क क्या है? कौन लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर पा रहे हैं? फोकस्ड, बस इतना ही खेल। फोकस्ड। जो व्यक्ति जिस काम के लिए फोकस्ड हो गए, बस उतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दे किसी भी एरिया में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे रिसर्च है, चाहे समाज है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे धर्म है, व्यापार है, विज्ञान। तो सार बात एक ही है, जो फोकस्ड हो गए, जो बिखरे हुए, जिनका चित्त बिखरा हुआ, जिनकी इच्छाएं बिखरी हुई, जो सामने आ गया लगता है बस यही हो जाए, जिनकी इच्छाएं रोज बदलती हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन किसी भी कारणवश कोई फोकस्ड हो गया, उसने ही बड़े रिजल्ट किए।
और फोकस्ड होने का एक ही मतलब है, जिसको जिस चीज़ से प्यार हो गया, बस प्यार में ही आदमी फोकस्ड होता है। किसी को रिसर्च से प्यार हो गया, किसी को स्पोर्ट्स से प्यार हो गया, किसी को समाज से प्यार हो गया, तो किसी को ज्ञान से प्यार हो गया। जिसको जिससे प्यार हो गया वो उसमें फोकस्ड रहता ही है। सार बात इतनी। अब ये जो फोकस्ड होने वाली चीज़ है, यदि इस चीज़ की क्लैरिटी मेरे को मिल जाए तो जीवन विद्या इसके लिए बहुत पावरफुल है कि ये जो फोकस्ड होने वाली चीज़ है, ये जो आशा विचार इच्छा है, जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, अभी हमारा डिस्ट्रैक्ट होने का जो सारा मामला है वो किस बात का? हमारा डिस्ट्रैक्ट होने का, बिखराव का एक ही मामला है कि मैं मेरे सुख को निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा सुख कहाँ पे है। तो यदि ये हमारी क्लैरिटी बनती है कि मेरा सुख कहाँ पे है और कहाँ नहीं है, जैसे ही आपके भीतर निष्कर्ष आया, ठीक से स्वीकार हो गया कि जिंदा रहने का सामान, तुरंत क्या होगा? ये स्वीकार होते ही इतनी डायमेंशन में जो अनावश्यक बिखराव था, जो मैं जगह जगह के पोस्टर उठा के अपने ऊपर चिपकाए हुए था, ये तमाम पोस्टर गिरना शुरू हो जाते हैं और मेरा बहुत सारा बिखराव बच जाता है। तो इस सेंस में मेरे को लगता है कि बच्चों को सही उम्र में ये कंटेंट मिल जाए ताकि वो निश्चित कर पाए कि मेरा सुख कहाँ है। यदि स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सबके पास सारे स्किल होने की आवश्यकता है? क्या ये संभव है? संभव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। लेकिन ये जो फोकस, ये जो मेरी सोचने की ताकत है, इस ताकत को समझना और इस ताकत को चैनलाइज करना, ये हम सब की एक समान जरूरत है। एक माँ के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में और किसी समाज या सरकार में काम करने के रूप में। इस पे जितना मेरा ध्यान चला जाता है उतना मेरे भीतर का बिखराव बच जाता है। अनावश्यक अपेक्षाएं, अनावश्यक अहंकार से मेरी जान बचती है और मैं आराम में आ जाता हूँ और मेरी जिंदगी का जो फोकस है मैं उसको क्लियरली पहचान पाता हूँ। समझ और स्किल में जो बैलेंस है उसको, क्योंकि स्किल में बैलेंस को पहचानने वाला कौन है? समझ। ये समझ मेरे पास जैसे जैसे आती है तो स्किल में भी मैं बैलेंस पा लेता हूँ। स्किल मेरी पहचान का कंप्लीट आधार नहीं है, स्किल मेरे टोटल पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, लेकिन मेरी टोटल पर्सनैलिटी, मतलब जो मैं नाम की एंटिटी है, इसका जो टोटल है वो जैसे जैसे मेरे ध्यान में आता है तो मेरी ज़िंदगी में बैलेंस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाली चीज़, जो ज़िंदगी का कंट्रोल है, वो स्किल के पास है कि समझ के पास? कंट्रोल समझ के पास। यदि वो कंट्रोल टावर मेरे को मिल जाता है तो मेरी ज़िंदगी में, मैं सब जगह में, फिर मैं ओढ़ी हुई ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, उधार की ज़िंदगी नहीं जीता हूँ, समाज से प्रभावित होकर या समाज के दबाव की ज़िंदगी नहीं जीता हूँ। मेरा जो अपना, जो आपने कहा कि जो मेरा इनेट, जो मेरे भीतर की ओरिजिनलिटी है, जैसे मैं अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानता हूँ, अपनी चीज़ को पहचानता हूँ, कब पहचानूंगा? जितना मेरे भीतर विश्वास की कमी होती है उतना मैं बाहर से प्रभावित होता हूँ नेगेटिवली। जितना मेरे भीतर विश्वास बढ़ता जाता है उतना मैं अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने स्वरूप को, अपने मैं को उतना पहचानता हूँ और उतना जिंदगी आराम में आ जाती है। कोई भी बड़ी अचीवमेंट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, तो कोई 2 साल का काम नहीं है, कोई 5 साल 10 साल का काम नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस देते हो तो वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट तभी संभव है जब आपकी क्लैरिटी उस लेवल की हो कि आपको सोते और जागते एक ही चीज़ दिखाई देती है। तो कोई मेहनत करके उस काम को नहीं करता, मैं मेहनत करके उस काम को नहीं करता हूँ, वो काम अपने आप मेहनत से हो रहा होता है। समझ में आया? जिंदगी समझ में
आएगी तो बहुत मजा आएगा। रोना गाना बंद, अपनी जिंदगी अपने हाथ में आ जाए, ये आ सकती है। इतने साल बहुत सारे लोगों से बात करके, अपनी ज़िंदगी के साथ प्रयोग करके, लोगों में आते हुए रिजल्ट्स को देख के, आज मैं सुबह जो मैं से कह रहा था, मेरे को आज भी इतना ही आश्चर्यजनक लगता है कि मेरे सामने 100 लोग, 500 लोग, 1000, 5000 लोग आके बैठेंगे और मुझको पता है कि इनकी ज़िंदगी में चेंज है। किसी के विचार बदल देना कितना मुश्किल काम है। हम सारी जिंदगी एक ही काम कर रहे हैं कि दूसरों के मैं कैसे बदलूं, दूसरा मेरे अनुसार कैसे चलेगा, और यहाँ आके हम सब अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपके विचार बदलता हूँ ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं कि मैं बदल पाऊँ। आप अपने विचार बदलने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं, इसलिए बदल जाते हैं। कोई किसी के विचार नहीं बदल सकता। लेकिन जिस दिन आप तैयार हो जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि हम क्वेश्चन है वही, अब आप क्या करो? जब आपको स्वीकार होने लगता है कि हाँ मैंने आज तक जो कुछ किया मेरी सुखी होने के लिए किया, तो मामला बदल गया। तो जो अहंकार का टोकरा था उठा के नीचे रख दिया। जो अति अपेक्षाएं थी, मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, जब मैंने किया ही नहीं तो अपेक्षा भी खत्म। जब मैंने किया ही नहीं तो अपेक्षा भी खत्म, तो मैं आराम में आ गई। और फिर मेरे को पता चला कि आप भी सुखी होना ही चाहते हो, आप भी सुखी होना ही चाहते हो। अब तक मैं एक दूसरे को कैसे देख रहा था? आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूँ। आप गोरे हैं, मैं काला हूँ। आप जवान हैं, मैं बूढ़ा हूँ। आप ब्राह्मण हैं, मैं दूसरी जाति से हूँ। आप महाराष्ट्रियन हैं, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। अभी तक हम एक दूसरे को धर्म और जाति और रंग और वंश और कपड़े और गाड़ी और है ना तमाम चीज़ों से देख रहे थे। अब क्या दिख रहा है मेरे को? अब क्या दिख रहा है? क्या फर्क पड़ता है? आप बच्चे हो कि बूढ़े हो कि जवान हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, मेरे जैसे हो। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, आप भी सुखी होना चाहते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन का एहसास। मेरे को कोई भी दिखाई देता तो मेरे को देखा देखा सा लगता, तो मैं अपन नहीं लगता। कई लोग को बोल देता हूँ, कई लोग को संकोच के बारे में नहीं बोलता। कभी बोलेंगे यार सभी को ऐसे ही बोलता है। बिल्कुल वैसे ही है। जब मैं कंप्यूटर्स में काम करता था तो कंप्यूटर किसी कस्टमर का है, आप डॉक्टर हो। आपको भी किसी को भी कोई भी मशीन देख के, जिस मशीन को आप रोज ऑपरेट करते हो, वो मशीन आपको कहीं भी दिखाई दे, आपको अपनी जैसी लगती है। तो जिसको मैं समझता हूँ वो मेरे को अपने जैसा लगता है। यदि मैं नाम की चीज को समझता हूँ, आपके अंदर भी ये मैं नाम की चीज है, तो पैकिंग अलग है, इससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर पैकिंग है या शरीर साधन है। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो नीचे खड़ी है, अब मैं उतर के ऊपर आ रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी ऊपर आई है। तो सारी एक जैसे हैं। तो सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी में सोचने समझने की असीम क्षमता है। अब मैं भिखारी को भी देखता हूँ तो मुझको वही संभावनाएं दिखाई देती हैं जो आइंस्टीन में होंगी, जो किसी महापुरुष में होंगी। तो मैं उसका सम्मान कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? इसी को परंपरा ने दूसरी भाषा में कहा, मैं आपके भीतर के भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं आपके भीतर के परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब है कि हम सब के भीतर एक पार्ट वो है जो यूनिवर्सल है, एग्जिस्टेंशियल है। मशीन तो उसी हॉर्स पावर की है। मैं उस मशीन को नमस्कार करता हूँ, क्या क्या अद्भुत मशीन है। और ये मशीन मेरी ही जैसी। ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो अपनेपन का एहसास है कि हम सबकी मंजिल एक है, हम एक ही राह के यात्री हैं। सुख क्या है? जिसके साथ हम अपनेपन को महसूस करते हैं, उसके साथ कैसा महसूस करते हैं? सुखी महसूस करते हैं। तो जहाँ तक मेरे अपनेपन का विस्तार है, वहाँ तक मेरे सुख का विस्तार है। जहाँ से परायापन शुरू होता है, वहाँ से मेरा दुख शुरू होता है। तो यदि ये स्वीकार हो गया कि सभी मानव मेरे ही जैसे हैं, तो मेरे सुख का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो मेरे सुख का विस्तार कहाँ तक हो गया? पूरी मानव जाति। और दूसरे प्लेनेट पे भी मानव मिलेगा
तो वो भी मेरे ही जैसा होगा। ये मानव तक ही नहीं गया है, पूरे एग्जिस्टेंस तक चला जाता है। तो यहाँ से अपना पराया की दीवारें, मानव को लेके जो अजनबीपन है, अजनबीपन होने के कारण जो शंकाएं हैं, फियर है, जो अपने भीतर दूसरे के साथ ना चल पाने की मानसिकता है, सभी जगह हमको आराम आ जाता है। मैं शिविरों में देखता हूँ कि अब लड़के लड़कियों में अभी जो यंग जनरेशन में शादी करने को लेकर जाते हैं, डर कैसे निकल जाता है? अरे क्या होगा, लड़का ही तो देख लीजिए, आदमी तो हमको हैंडल करना आता है, लड़की तो आएगी, मानव तो आएगा। मानव कैसे सुखी होता है हमको पता है, आएगा उसके बाद ठीक कर लेंगे, डेंटिंग पेंट वर्कशॉप में ले जाएंगे, ठीक कर लेंगे। तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहीं कोई तो जगह है जहाँ आदमी से मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, आपको सहमत नहीं होना, फिर भी आप कहाँ सहमत होते हो? तो आपको बार बार याद दिलाता हूँ, मानना नहीं है, फिर भी आप मान ही लेते हैं। इसका मतलब है कहीं तो बात करने की गुंजाइश बन गई जहाँ हम सभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। कोई चीज़ है जो हम सभी मानवों में एक जैसा, क्या चीज़ है? जीने के स्वरूप में हम सभी मानव एक जैसे हैं, डॉट एक जैसे, कुछ भी अंतर नहीं। कहाँ हम अलग अलग हैं? शरीर के धरातल पर हम सभी अलग अलग हैं और अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन ये अलग अलग रहना आपस में तो विरोध की बात है। जब वो समानता, कनेक्टिंग पॉइंट समझ में आ जाता है, तो जिस मामले में हम अलग अलग हैं, वो भी, उसका भी पर्पस समझ में आ जाता है। सबकी शक्लें एक होती तो क्या होता, बहुत मुश्किल होता है। ये शक्ल हमारा आईडी अभी पहचान लेते हैं, पहचानेंगे कैसे? नीचे वाले हिस्से को लेकर तो पहचान नहीं पाते। हमारा आईडी क्या नेचर की व्यवस्था है, सबको यूनिक आईडी दिया है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार जी। 2 मिनट भाई, मैं जो बोलता हूँ उसको कथा टाइप में सुनना। थोड़ा कंफ्यूजन है। जो बोला था मानव जाति का समस्त प्रयास केवल सुख के लिए, वो अपने सुख के लिए, अपने सुख। तो जो मैं जो बोला था वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए जो करते हैं, वो बच्चे के सुख के लिए करते हैं। अपना का सुख मिलना वो तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट वही बाई प्रोडक्ट। आप उल्टा कर दो, आज मेरा दुखी होने का मन है, मैं क्या करूं? ऐसा करते हो? हम सोच नहीं रहे, लेकिन जब क्रिया को देखते हैं, जो हो रहा है उसको नोटिस करते हैं। आप इसको रिवर्स करके देखिए, या बच्चों के लिए मत करो, कौन बोला करो, लेकिन आप नहीं करते हो तो आप दुखी हो। लेकिन अपनों को दुखी देख के आपसे रहा नहीं जाता। और कई बार बच्चे को क्या बोल रहे है ना, मैं तो तमाम तरह के इस तरह के लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। वो 10 साल की बच्ची बोल रही है, मामा आप 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, मैं जीना चाहती हूँ। आपका प्यार इतना भारी पड़ रहा है तो मेरे को जीने नहीं दे। चलो यार थोड़ा घूम घाम के आओ, थोड़ा सा देखो आराम किया, मैं ही चला जाता। सारे बच्चे 10th के बाद घर छोड़ के भागना चाहते अधिकांश, क्योंकि वो माँ बाप के प्यार के तंग आ गए। ये हमको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको एक आदमी गाय लेके जा रहा है, तो उससे किसने पूछा कि गाय तेरे को लेके जा रही है कि तू गाय को लेके जा रहा है? बोला मैं लेके जा रहा हूँ। तो बोला प्रयोग करके देख लेते हैं। उसने रस्सी काट दी, गाय भाग गई। तो गाय पीछे पीछे भाग गए, तो कौन लेके जा रहा है? ऐसे गाय भ्रम में, मानव भ्रम में भी गाय लेके जा रहा है। सर ये भ्रम इतना बहुत मुश्किल है, जो प्रश्न को बात नहीं बोलेगा दुखी हो, या तो अभी सुन के ठीक हो जाओ, नहीं तो दुख पाके ठीक हो जाओ, 2 ही ऑप्शन। और डिफिकल्ट क्या है, जो कर लेता है उसके लिए आसान, जो नहीं कर पाता डिफिकल्ट, और उसका कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है। कोई चीज़ मेरे लिए बहुत सरल है, मेरे को शरीर समझना बहुत मुश्किल है, मेरे को मैं को समझना बहुत आसान है, दुनिया को शरीर समझना। तो इसका एक ही मतलब है, ये भी सोचने की बात है कि 50, 60, 70 साल की उम्र की सारी मान्यताएं एक शिविर में धाराशायी हो जाती है।
तो ताकतवर कौन है? मान्यताएं ताकतवर हैं कि सत्य ताकतवर? 2 लाख साल पुरानी मान्यताएं हमारी 5 दिन में धाराशायी हो सकती हैं, इसका मतलब सत्य की ताकत बड़ी। अभी रुको, अभी 4 घंटा भैया 2 चीज। हाँ, एक तो जो क्षमता है, आपने बोला एक भिखारी और आइंस्टीन वाली बात, दूसरी आइए टीका क्या बोल दिया, तो IQ लेवल रोल प्ले नहीं करता है क्या? इसका क्या मतलब है कि वो मूल क्षमता को कैसे कल्टिवेट करना है, नर्चर करना है कि मेरा IQ लेवल डेवलप। जैसे अभी के बच्चे शुरू से जिस तरह की एजुकेशन में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका लॉजिकल लेवल डेवलप होते जा रहा है। अब आप सभी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे क्लियर क्वेश्चन पूछता हूँ, कितनी बार हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि हमारे बच्चों से बात करते समय हमको दिख जाता है कि इसके लॉजिक का मेरे पास आंसर नहीं है और मेरे को चुपचाप बैकआउट करना पड़ता है? ऐसा होता है कि नहीं परिवारों में? आप इसका क्या समझ में आ गया कि लॉजिकली हमारे बच्चे हमसे स्ट्रॉन्ग, ये उनके उस एजुकेशन का रिजल्ट, उस वातावरण का रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सोचने विचारने की क्षमता है, इसमें लॉजिकल कैपेसिटी भी है, इसमें इच्छा की ताकत भी है। ये इच्छा की ताकत, ये तर्क की ताकत, ये विचार की ताकत, इसको नर्चर कैसे करना है? मटेरियल हमारे पोटेंशियल है, लेकिन इसको कैसे, किसी ने इसको ध्यान दे कि ज़्यादा नर्चर किया, किसी ने कम किया। मूल ताकत सबके पास एक जैसे, टाइम फ्रेम और आपके एफर्ट, जिस दिशा में आपने एफर्ट किया है वो आपका डेवलप हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है भैया, सुख की निरंतरता, वो ब्रेक के बाद भी कर सकते हैं, मतलब वो निरंतर शब्द पे थोड़ा। निरंतर का मतलब है आप क्या चाहते हो? आपके भीतर विश्वास और विश्वास की निरंतरता बने रहे कि बीच में धोखा खाते रहो? नहीं, मुझे निरंतरता भी डाउट है। यही मतलब है कि आप हमेशा विश्वास के साथ, आपके भीतर का कॉन्फिडेंस। ये निरंतरता क्या हमेशा के लिए संभव है? हमेशा के लिए आप चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी को देखा नहीं निरंतर। फिर से वही रिपीट करूंगा, यदि किसी चीज को धरती के सभी मानव समान रूप से चाहते हैं, इसका मतलब वो होने ही वाला। अभी तक हुआ नहीं है। अरे मोबाइल भी नहीं था कल तक, कार भी नहीं थी परसों तक, एरोप्लेन भी नहीं था 20 साल पहले तक। हमारे बचपन में हमको हमारे मौसा दिल्ली एयरपोर्ट में काम करते थे, तो आज भी याद, हमारे लिए एरोप्लेन दर्शनीय वस्तु था, बैठने की चीज नहीं। हमारे बच्चों के लिए ट्रेन दर्शनीय वस्तु हो गई। उनको लगता है 24 घंटे कैसे बैठ सकते हो ट्रेन? यह है। इसका मतलब ये हुआ, जो कल तक नहीं था, कल तक बैलगाड़ी थी, हम उससे बहुत आगे निकल गए। इसका मतलब यहाँ से आगे जाने वाले हैं। इतनी बात, भरोसा करें। धन्यवाद, नमस्कार।